हम पढ़ रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर जिसका की नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसमें हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में क्या संबंध है। हमने पढ़ा था कि यदि हम अपने संसाधनों का प्रयोग करके उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे जो आबादी है उसका संवर्धन होगा और वो फिर पूंजीगत वस्तुओं के साथ मिलकर अधिक उत्पादन कर पाएगी, और पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन करते हैं तो भविष्य में उपभोक्ता वस्तुओं का बहुत अधिक उत्पादन हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमने उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में संबंध को समझा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आय का वर्तुल प्रवाह क्या होता है। हमने बात की थी कि जो अर्थव्यवस्था में जो आय है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में घूमती रहती है। इसे ही हम कहते हैं आय का वर्तुल प्रवाह, कि एक उपभोक्ता है वो अपनी आय को क्या करता है, खर्च करता है, और वो खर्च करने के बाद वो किसको देता है, फर्मों को देता है, और फर्में क्या करती हैं, उनको उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है, तो वो उत्पादन के साधन खरीदने के लिए किससे लेती हैं, किससे खरीदती है उत्पादन के साधन, वही उपभोक्ताओं से, या फिर हम कह सकते हैं परिवारों से खरीदती है, और उसके बदले में वो उनको आय देती है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आय है वो चक्कर लगाती रहती है। जैसे शरीर में संचार होता रहता है किसका, रक्त का, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह होता रहता है, जिसे ही हम आय का वर्तुल प्रवाह, आय का चक्राकार प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आय का वर्तुल प्रवाह के बारे में। ठीक है, आय का वर्तुल प्रवाह, इसका इंग्लिश नाम है वो भी आप याद कर लीजिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय का वर्तुल प्रवाह या आय का चक्राकार प्रवाह। चक्राकार तो आप समझते हैं ना कि सर्किल में क्या होता है, घूमता रहता है। किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता आय से होती है, जो कि वह श्रमिक मजदूरी से, उद्यमी लाभ से, भूस्वामी लगान से, पूंजीधारी ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति को यदि वस्तु और सेवाएं खरीदनी है तो उसको किसकी आवश्यकता होगी, आय की आवश्यकता होगी। आय होगी तभी तो वो क्या कर पाएगा, व्यय कर पाएगा उपभोग वस्तुओं और सेवाओं पर। और वो आय कहाँ से प्राप्त होती है उसे, बच्चों वो आय प्राप्त होती है उससे, यदि वो श्रमिक है तो उसे मजदूरी से आय प्राप्त होती है, यदि उसके पास भूमि है तो उसका किराया लगान है उससे आय प्राप्त होती है। आ रहा है ना बच्चों समझ में। इसी प्रकार से यदि वो पूंजीधारी है तो उसे ब्याज से आय प्राप्त होती है। तो व्यक्ति की आय का स्रोत क्या होता है कि वो उत्पादन के साधन का मालिक होता है, और इसी वजह से उसे आय प्राप्त होती है, और उस आय को व्यय करके वो वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है व्यक्ति एक आय का प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं की अपनी मांग की पूर्ति के लिए करते हैं। व्यक्ति है वो जो आय का प्रयोग है उसके पास जो भी अपनी आय है उसके क्या करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी होती है उन्हें, इसीलिए वो वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं और फर्मों के द्वारा उनकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, उत्पादन के लिए फर्में उत्पादन के साधनों की मांग करती है, जिसकी पूर्ति उत्पादन के साधनों के स्वामी करते हैं। अब वस्तुओं और सेवाओं की मांग किसके द्वारा की जा रही है, उपभोक्ताओं के द्वारा की जा रही है, जबकि इसकी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, फर्म के द्वारा। अब फर्म को यदि पूर्ति करनी है, वस्तुओं और सेवाओं की लाभ कमाना है, तो उन्हें किसकी आवश्यकता होगी, उत्पादन के साधनों की, और वो उत्पादन के साधन उन्हें कहाँ से मिलेंगे, परिवारों से मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया कि उत्पादन के साधन के मालिक कौन होते हैं, परिवार, और वे ही उत्पादन के साधन फर्मों को देते हैं, बदले में क्या प्राप्त करते हैं, आय, और उसी आय को वो वस्तुओं और सेवाओं में क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ना कि वो आय कभी फर्मों के पास जा रही है, वही किसके पास आ रही है, उपभोक्ताओं के पास आ रही है, जिसके बदले वे आय प्राप्त करते हैं। उसी आय से वे फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं, जो फर्मों की आय का क्या होता है, स्रोत। सीधा सिंपल सा यह है कि जो फर्में हैं उन्हें वस्तु और सेवाएं उत्पादित करनी है। वस्तु और सेवाएं उत्पादित करने के लिए वो क्या करते हैं, जो उत्पादन के साधन के मालिक होते हैं अर्थात जो परिवार होते हैं, उनसे क्या करते हैं, वो उत्पादन के साधन खरीदते हैं, बदले में उनको आय दे देते हैं। अब वो उसी आय से वो क्या करते हैं, परिवार जो वस्तु और सेवाएं फर्मों के द्वारा उत्पादित की जा रही है उसको खरीद देते हैं। तो वही आय वापस कहाँ चली गई, फर्मों के पास चली गई ना, उन्होंने उत्पादन के साधन के रूप में उनको आय दी, और वही आय फिर वापस फर्मों के पास चली गई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से है। अतः समाज का उपभोग व उत्पादन कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ आय का वर्तुल प्रवाह उपभोग व उत्पादन क्षेत्र के बीच में होता है। एक तो क्षेत्र हो गया उपभोग, जो कि कौन कर रहा है, उपभोक्ताओं के द्वारा। एक क्षेत्र हो गया उत्पादन, जो कि किसके द्वारा किया जा रहा है, पर फर्मों के द्वारा। तो इस प्रकार से उपभोग और उत्पादन क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसके बीच में आय का वर्तुल प्रवाह होता रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको समझना है कि किस प्रकार से क्षेत्र जो होते हैं दो, उनके बीच में आय क्या होती रहती है, घूमती रहती है।
फर्म परिवारों को उसके उत्पादक कार्यकलाप के लिए भुगतान करती है। यह भुगतान 4 प्रकार के योगदान के लिए किया जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि उत्पादन के साधन के मालिक कौन होते हैं, परिवार, और उत्पादन के साधनों के बदले फर्म उन्हें क्या करती है, भुगतान। अब ये भुगतान किस तरह से करती है, 4 प्रकार से। यदि मानव श्रम दिया जाता है फर्मों के द्वारा, उत्पादन के परिवारों के द्वारा, क्योंकि वो क्या होते हैं, श्रम के मालिक होते हैं, उत्पादन के साधन के मालिक होते हैं, तो उनके द्वारा यदि श्रम दिया जाता है तो उन्हें क्या भुगतान किया जाता है, मजदूरी भुगतान की जाती है। यदि वो पूंजी देते हैं, अपनी उत्पादन के साधन के रूप में वो पूंजी यदि फर्म को प्रदान करते हैं तो फर्म उसके बदले में उनको क्या देती है, ब्याज देती है। उद्यम वृत्ति देते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है, और भूमि होती है तो क्या होता है, लगान होता है। तो इस प्रकार से जो उत्पादन के साधन के जो मालिक होते हैं उनको उसके बदले में क्या मिलती है, उसकी आय मिलती है, उसका भुगतान मिलता है, जो कि इस चारों के रूप में मिल सकता है, और वो चारों के रूप में प्राप्त करके वो उनकी आय का स्रोत होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। एक सरलीकृत अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्षेत्र, घरेलू व्यावसायिक फर्में पाई जाती हैं। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो एक सरलीकृत अर्थव्यवस्था की, या फिर हम कह सकते हैं एक बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसमें केवल 2 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र तो है घरेलू क्षेत्र, जैसे कि हम परिवार क्षेत्र या उपभोक्ता क्षेत्र भी कह सकते हैं, और व्यावसायिक फर्में क्षेत्र जिसे हम उत्पादक क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ 2 क्षेत्र हैं, एक तो घरेलू या पारिवारिक हो गया, और एक व्यावसायिक फर्म है, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं कि आय का स्रोत उसका कहाँ से आता है, कहाँ से इन दोनों के बीच में आय का प्रवाह होता रहता है। यदि हम एक जटिल अर्थव्यवस्था की बात करें तो जटिल अर्थव्यवस्था में तो 5 क्षेत्र होते हैं, लेकिन चूंकि हमारी बुक में किसके बारे में दे रखा है, सरलीकृत अर्थव्यवस्था के आय के वर्तुल प्रवाह के बारे में बात की है, तो हम केवल यहाँ 2 क्षेत्रों के बीच में किस प्रकार से आय का वर्तुल प्रवाह होता है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद है इन 2 क्षेत्रों के मध्य उत्पादक आर्थिक क्रियाओं द्वारा कमाई गई आय का प्रवाह होता रहता है, इसे ही आय का वर्तुल प्रवाह कहते हैं। ये 2 क्षेत्र, एक तो घरेलू क्षेत्र और एक व्यावसायिक फर्म है, इन दोनों के मध्य उत्पादक आर्थिक क्रियाओं द्वारा जो कमाई गई आय है उसका क्या होता है, प्रवाह होता है। परिवार क्षेत्र उत्पादन के साधनों के बदले में क्या करते हैं, आय प्राप्त करते हैं, और व्यावसायिक फर्म में वस्तुओं और सेवाओं को जो बेचते हैं उसके बदले में क्या करते हैं, आय प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों जो करते हैं वो क्रियाएं कैसी हो गई, उत्पादक क्रियाएं हो गई, आर्थिक क्रियाएं हो गई। तो इस प्रकार से इनके मध्य आय का प्रवाह होता रहता है, जिसे कि हम आय का वर्तुल प्रवाह कहते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब है मॉडल की मान्यताएं। जो हम आय का वर्तुल प्रवाह पढ़ रहे हैं उस मॉडल की कुछ मान्यताएं। सबसे पहले तो हमने यही मान लिया कि हम सरलीकृत अर्थव्यवस्था की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें केवल 2 ही क्षेत्र हैं, एक तो घरेलू और दूसरा है व्यावसायिक फर्में। ठीक है, और कौन कौन सी मान्यता है, देश में जो संपूर्ण उत्पादन है वो व्यावसायिक फर्मों द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर हम 2 क्षेत्र मान रहे हैं, घरेलू और व्यावसायिक फर्म। अब जो सारा जो उत्पादन है वस्तु और सेवाओं का वो केवल व्यावसायिक फर्में ही करते हैं। यदि किसी और के द्वारा उत्पादन किया गया तो क्या होगा, फर्में जो परिवार क्षेत्र है वो वहां से खरीद लेगा। तो वहां से न खरीदने की बजाय व्यवसायिक फर्मों से ही क्या करता है, वो खरीदता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यावसायिक फर्में ही सारा उत्पादन करेगी तो जो परिवार है उनकी सारी आय वो कहाँ पर जाएगी, व्यावसायिक फर्मों के पास ही जाएगी, अन्यथा क्या होगा, कहीं और चली जाएगी। तो इन दोनों के बीच में आय का प्रवाह नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए यहाँ पर ये माना गया है कि जो सारा जो उत्पादन है वो व्यावसायिक फर्मों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जो दूसरी मान्यता है वो है व्यावसायिक फर्में अपना संपूर्ण उत्पादन बेचती है, कच्चा माल शेष नहीं बचता। जो दूसरी मान्यता है कि जो व्यावसायिक फर्में हैं उनके वो जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती हैं वो सारा माल क्या कर देती हैं, बेच देती हैं, तभी वो क्या करती हैं, अपनी आय का स्रोत सृजित कर पाती हैं। उनके पास कुछ भी माल नहीं बचता, कच्चा माल तक भी नहीं बचता है। अगला है आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। यदि हम सरकार का हस्तक्षेप बीच में मान लें तो क्या होगा, ये जो आय का प्रवाह है उसका कुछ भाग कहाँ चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। क्योंकि सरकार क्या करती है, कर वसूलती है, तो वो फर्मों से भी कर लेगी और परिवारों से भी कर लेगी, और इसके अलावा अनुदान भी देती है, तो वो क्या करेगी, फर्मों को अनुदान देगी। तो इस प्रकार आय का कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। इसीलिए हमको यदि यहाँ पर एक सरलीकृत अर्थव्यवस्था की बात करनी है, केवल 2 क्षेत्रों की बात करनी है, इसीलिए हम सरकार क्षेत्र को यहाँ से हटा देते हैं। ये मानते हैं कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये बंद अर्थव्यवस्था अर्थात विदेशों से आयात निर्यात नहीं। ये जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी होती है, बंद। यहाँ विदेशों से कोई आयात निर्यात नहीं होता। यदि विदेशों से आयात निर्यात भी हम जोड़ देंगे तो आय का कुछ अंश विदेशों में चला जाएगा या विदेशों से आ जाएगा। तो हमें केवल 2 क्षेत्रों की बात करनी है, इसीलिए हम विदेशी क्षेत्र को भी यहाँ पर हटा देते हैं। ये जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं का अर्थ ही क्या होता है बच्चों की, सबसे पहले हम कोई सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं तो मान्यताएं देते हैं। इसका मतलब पहले जो मान्यताएं पूरी होती हैं
तभी वो सिद्धांत लागू होता है। यदि ये मान्यताएं पूरी नहीं होगी तो हम जो आय का वर्तुल प्रवाह जो पढ़ने वाले हैं वो सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो हमने पहले ये मान्यताएं मान ली है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही क्षेत्रों की बात करेंगे, जो कि सरलीकृत अर्थव्यवस्था है, घरेलू क्षेत्र और व्यावसायिक फर्में, और इन दोनों के मध्य क्या होता है, आय का प्रवाह होता रहता है, जिसके लिए आपको ये मान्यताएं याद रखनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके आगे हम देखते हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था खुली होती है तब आय के चक्राकार प्रवाह के क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है, 5। मैंने आपको बताया था ना कि हम यहाँ पर केवल दो क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, सरलीकृत अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था कैसी होगी, खुली, तो अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं, 5 क्षेत्र होते हैं। एक सरल आय के चक्राकार प्रवाह मॉडल में कितने क्षेत्र होते हैं, केवल 2 क्षेत्र होते हैं। पहला जो क्षेत्र है जिसकी हम बात करेंगे वो है परिवार क्षेत्र, जिसे हम बोलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर, या हम इसको परिवार क्षेत्र को हम ये कह सकते हैं घरेलू क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा ये क्षेत्र है। और जो दूसरा क्षेत्र है हमारा वो है व्यवसाय क्षेत्र, इसे हम बोलते हैं बिजनेस सेक्टर। तो 2 क्षेत्र हो गए, एक तो घरेलू जिसे कि हम हाउस होल्ड सेक्टर बोलेंगे, और जो दूसरा जो हमारा क्षेत्र है वो है व्यवसायिक फर्में, जिसे हम बोलेंगे बिजनेस सेक्टर। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, आय का प्रवाह होता रहता है। एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र की क्या होती है, व्यय होती है। तो आपस में ये क्या करते हैं, आय और व्यय करते रहते हैं। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था की आय इन दोनों के मध्य घूमती रहती है। सबसे पहले हम देखते हैं परिवार क्षेत्र। जैसा कि हमने बताया कि परिवार क्षेत्र कैसे आय प्राप्त करेगा, क्योंकि वो उत्पादन के साधनों का क्या होता है, मालिक होता है, और वो उत्पादन के साधन किसको देता है, व्यवसायिक फर्मों को, और उसके बदले में क्या वसूलता है, आय वसूलता है। अब उस आय को वो व्यय कैसे करता है, चूंकि परिवार क्षेत्र है, उसे विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, तो उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है, जिसके बदले में वो क्या करता है, जो आय उसने प्राप्त की है उसको वो व्यय कर देता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से परिवार क्षेत्र आय प्राप्त कर रहा है और किस प्रकार से वो व्यय कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही है कि परिवार क्षेत्र उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है तथा व्यावसायिक फर्मों द्वारा किए गए उत्पादन का क्या करता है, वो उपभोग करता है। पहले वो उत्पादन के साधन देता है फर्मों को, फर्में उत्पादन करती हैं, वस्तुओं और सेवाओं को बनाती है, और उस वस्तुओं और सेवा का उपभोग कौन करता है, परिवार करता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा दूसरा क्षेत्र है वो है व्यवसायिक क्षेत्र या बिजनेस सेक्टर। तो बिजनेस सेक्टर क्या करता है, बिजनेस सेक्टर के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उत्पादन के साधनों को प्रयोग में लाकर। अब वो उत्पादन के साधन जो परिवार क्षेत्र देते हैं उसको प्रयोग में लाकर ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। बदले में उत्पादन के साधन लिए ना उन्होंने, तो उसके बदले में वो उनको आय दे देते हैं। अब आय देने के बाद जो उन्होंने वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित की हैं उसको क्या करेंगे, वो परिवार क्षेत्रों को बेचेंगे और उनसे वही आय व्यय के रूप में ले लेंगे। तो वो उनकी क्या हो गई, फर्मों की आय का स्रोत हो गई। तो इस प्रकार से वो व्यय कैसे करते हैं, उत्पादन के साधनों के भुगतान के रूप में, और आय कैसे प्राप्त करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर। आ रहा है ना बच्चों समझ में। तो इस प्रकार से व्यावसायिक फर्मों का ये कार्य होता है। तो व्यावसायिक फर्में क्या करती हैं, व्यावसायिक क्षेत्र परिवार के उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादन करती है और उपभोग हेतु उत्पादन को परिवार को बेच देती है, कि परिवार को उपभोग करना है, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी है, और वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर और फिर आय वसूल कर लेती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एक जो क्षेत्र है उसकी जो आय है वो दूसरे क्षेत्र की क्या हो गई, व्यय हो गई। एक क्षेत्र का व्यय दूसरे क्षेत्र की क्या हो गई, आय हो गई। तो इस प्रकार से जो आय है वो इन दोनों क्षेत्रों में घूमती रहती है। चूंकि हमने इसकी मान्यताएं मान ली तो इसीलिए जो आय है वो कहीं और बाहर नहीं जाती, ना तो सरकार के पास जाती है, ना कोई विदेशी क्षेत्र में जाती है, केवल इन दोनों क्षेत्रों के मध्य घूमती रहती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद है, इस प्रकार उत्पादन के साधन परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर जाते हैं, जिसके बदले उन्हें मुद्रा के रूप में भुगतान दिया जाता है। जो उत्पादन के साधन हैं वो परिवार से कहाँ जाएंगे, व्यावसायिक फर्मों की ओर, और जिसके बदले में वो मुद्रा के रूप में भुगतान प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने उत्पादन के साधन दिए हैं तो उसके बदले में वो भुगतान तो लेंगे ही ना। ठीक है बच्चों, आया समझ में। परिवार जो मुद्रा का भुगतान व्यावसायिक फर्मों से प्राप्त करते हैं उसे दोबारा व्यावसायिक फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बदले में कर देते हैं। अब जो परिवार ने क्या प्राप्त किया है, मुद्रा के रूप में भुगतान प्राप्त किया है, तो वो उस भुगतान को क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेंगे और उस भुगतान को दोबारा किसको दे देंगे, व्यावसायिक फर्मों को दे देंगे। व्यावसायिक फर्में उस भुगतान को वापस ले लेंगी। फिर उनको उत्पादन करना होगा व्यावसायिक फर्मों को, तो फिर वो क्या करेंगी, उत्पादन के साधनों की मांग करेंगी, उत्पादन के साधन लेकर फिर उनको भुगतान कर देगी। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता ही रहता है। अतः परिवार मुद्रा देकर व्यावसायिक फर्मों से
वस्तु और सेवाओं को प्राप्त कर उनका उपभोग करता है। मुद्रा देती है परिवार क्षेत्र व्यावसायिक फर्मों को और उसके बदले में वो क्या करती हैं, वस्तु और सेवाओं का उपभोग के लिए उपभोग ले लेती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया वैसा ही है कि जो परिवार का जो व्यय होता है वो व्यावसायिक फर्मों की क्या होता है, आय होता है। परिवार जो व्यय है वो किसके रूप में करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के रूप में व्यय करते हैं। और व्यावसायिक फर्में क्या करती हैं, वस्तु और सेवाओं की कीमतें प्राप्त करती हैं, तो वो उनकी क्या हो गई, आय हो गई। इसी प्रकार व्यावसायिक फर्मों का जो व्यय हुआ, व्यावसायिक फर्मों का व्यय क्या होता है, जो उत्पादन के साधन है उसमें वो क्या करते हैं, व्यय करते हैं। और वो परिवार की आय होती है, क्योंकि परिवार उत्पादन के साधन की क्या होती है, मालिक, तो वो इस प्रकार से आय प्राप्त कर लेती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब ये जो डायग्राम बनाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायग्राम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो आपको ये डायग्राम जरूर बना के आना है। इसके द्वारा आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो, ये हमारा एक क्षेत्र है परिवार क्षेत्र, एक ये है व्यावसायिक फर्म। आपके सामने ये दिखा रखा है कि किस प्रकार से आय का चक्राकार प्रवाह हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो परिवार है वो क्या करते हैं, अपने उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी। ठीक है, ये उत्पादन के साधन ये कहाँ देती हैं, व्यावसायिक फर्मों को दे रही हैं। व्यावसायिक फर्मों के पास आ गए, व्यावसायिक फर्मों ने उत्पादन के साधन लिए। अब उत्पादन के साधनों का क्या करेंगी व्यावसायिक फर्में, परिवार को भुगतान करेंगी। तो वो भुगतान इस तरीके से कर रही है, किसके रूप में, श्रम को तो मजदूरी के रूप में, पूंजी को ब्याज के रूप में, भूमि को लगान के रूप में, और उद्यमी को लाभ के बारे में, लाभ के रूप में। हम इसे ये भी लिख सकते हैं, उत्पादन के साधन व्यावसायिक फर्मों की तरफ, उत्पादन के साधनों का भुगतान व्यावसायिक फर्मों से परिवार की ओर होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। इसके बाद अब परिवार ने जब उत्पादन के साधन दिए तो व्यावसायिक फर्मों ने क्या किया, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया। अब उस वस्तुओं और सेवाओं को वो क्या करते हैं, परिवार को देते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह किसको देते हैं, परिवार को। और परिवार क्या करती है, उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदती है, इसके बदले में वो व्यय करती है। उस व्यय को हम बोलते हैं उपभोग व्यय, या वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय। तो इस प्रकार से मुद्रा कहाँ चली गई, व्यावसायिक फर्मों की ओर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मौद्रिक प्रवाह के रूप में कि जो व्यावसायिक फर्म है वो परिवार को जो दे रही है मुद्रा के रूप में, क्या दे रही है, मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ। तो ये मौद्रिक प्रवाह हो गया। और जो परिवार है वो व्यावसायिक फर्मों को उपभोग पर जो खर्च कर रहे हैं वो पैसा दे रहे हैं, तो ये हो गया उपभोग व्यय, मौद्रिक प्रवाह। तो ये जो बीच का आप देख रहे हो, ये बीच का, ये तो हो गया हमारा मौद्रिक प्रवाह, जो कि मुद्रा के रूप में हो रहा है। मुद्रा जा रही है ना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में। जो परिवार है वो प्राप्त कर रहे हैं व्यावसायिक फर्मों से मुद्रा के रूप में मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ। ठीक है, और जो परिवार है वो व्यावसायिक फर्मों को क्या दे रहे हैं मुद्रा के रूप में, उपभोग पर व्यय, जो उन्होंने वस्तु और सेवाएं खरीदी है उस पर किया जाने वाला व्यय। अब ऊपर वाला जो हम देखते हैं कि परिवार है वो व्यावसायिक फर्मों को जो उत्पादन के साधन दे रहे हैं वो मुद्रा के रूप में नहीं होते हैं। और इसी प्रकार व्यावसायिक फर्में जो परिवारों को क्या दे रही है, वस्तु और सेवाएं, वो मुद्रा के रूप में नहीं होती हैं। इसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। ये एक तरह से वस्तुओं के रूप में होता है और ये वास्तविक प्रवाह होता है, इसमें मुद्रा नहीं दी जाती है। तो इस प्रकार से जो आय है, जो हम मौद्रिक प्रवाह की बात कर रहे हैं, आय है वो क्या होती है, परिवार और व्यावसायिक फर्मों के बीच में घूमती रहती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में अच्छे से बनाना है, अच्छे से समझना है, और जो चीज़ बोली गई है उसको उसी तरीके से लिखना है। यदि आप उसको उसी तरीके से समझेंगे तो आपको लिखने में बड़ी आसानी होगी कि किस तरीके से दोनों क्षेत्रों के बीच में आय का चक्राकार प्रवाह होता रहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आय का वर्तुल प्रवाह उत्पादन, आय व व्यय से संबंधित निरंतर चलने वाला प्रवाह है। जो आय का वर्तुल प्रवाह जो होता है, जो आय का चक्राकार प्रवाह होता है, वो उत्पादन, आय और व्यय तीनों से क्या होता है, निरंतर चलने वाला प्रवाह होता है। एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र की व्यय होती है, इसी प्रकार से उत्पादन होता रहता है, इसी प्रकार से व्यय होता रहता है। तो ये निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक वक्त जो उत्पादन करता है उसने आय प्राप्त कर ली, उसके बाद वो फिर और उत्पादन नहीं करेगा, फिर वो और उत्पादन करेगा, फिर उसको उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होगी, फिर वो उस पर व्यय करेगा। तो इस तरीके से ये निरंतर चलता रहता है। इससे अर्थव्यवस्था के उत्पादक व परिवार क्षेत्र क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जो उत्पादक क्षेत्र है व्यावसायिक फर्म में, वो और परिवार क्षेत्र जो घरेलू क्षेत्र है वो आपस में इससे जुड़े
रहते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह से हम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का वार्षिक आकलन कर सकते हैं। आय का जो हमने चक्राकार प्रभाव पढ़ा तो उससे हम कर सकते हैं कि कितनी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित हुई, तो उसका हम वार्षिक आकलन कर सकते हैं कि कितना उत्पादन हमारे देश में एक वर्ष में हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है जो इस तरह से हम आकलन करते हैं एक वर्ष में उत्पादित कितनी वस्तुओं और सेवाएं हैं, तो उसे हम कहेंगे उत्पादन विधि, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से हम एक वर्ष में जो भी उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं हैं इसका वार्षिक आकलन कर पाएंगे तो उसे हम कहेंगे उत्पादन विधि। यदि सभी फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर परिवारों द्वारा किए गए व्यय के प्रवाह का माप करते हैं तो हम इसे कहते हैं व्यय विधि। यदि जो सारी जो फर्में हैं उसने जो भी उत्पादित अंतिम और वस्तु सेवाएं हैं, जो फर्मों ने उत्पादित की है अंतिम वस्तु और सेवाओं, उस पर जो परिवारों ने जो व्यय किया है, परिवार ने वो खर्च किया है ना वस्तु और सेवाओं खरीदने में, तो उसके द्वारा जो व्यय के प्रभाव को हम देखते हैं तो उसे हम कहते हैं व्यय विधि। जो परिवारों द्वारा खर्च किया जाता है किस पर, वस्तुओं और सेवाओं पर, तो उसे हम कहते हैं व्यय विधि। पहले उत्पादन हुआ, उत्पादन पर क्या किया, परिवारों ने व्यय किया, ये व्यय विधि होती है। यदि फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य की माप करते हैं तो ये उत्पाद विधि, जैसा कि हमने पहले चर्चा कर ली कि फर्मों ने जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया तो उसके यदि हम मूल्यों की बात करें तो वो कौन सी विधि होती है, उत्पाद विधि होती है। क्योंकि फर्मों के द्वारा उत्पादन होता है और उत्पादन जितना भी हो रहा है हमारे देश में, जो भी वस्तुएं उत्पादित हो रही है, जो भी सेवाएं उत्पादित हो रही है, उसके मूल्य को हम मापते हैं तो वो उत्पादन विधि होती है। यहाँ पर हमने पहले भी चर्चा की है कि हम मूल्यों को लेते हैं, ना कि हम कितनी मात्रा उत्पादित हुई है। ठीक है, इसके बाद है यदि परिवारों द्वारा उत्पादन साधनों की सेवाओं के बदले मजदूरी, लगान, ब्याज, वेतन आदि के रूप में प्राप्त भुगतान की माप करते हैं तो ये क्या कहलाती है, आय विधि। अब परिवारों ने जो उत्पादन के साधन दिए है उसके बदले में उनके उत्पादन के साधनों का जो भुगतान प्राप्त हुआ है मजदूरी के रूप में, लगान के रूप में, लाभ के रूप में, ब्याज के रूप में, तो वो उनकी क्या होती है, परिवारों की आय होती है। तो इसे हम यदि मापते हैं तो ये कहलाती है आय विधि। ठीक है, तो ये तीनों विधि आपके यहाँ पर शॉर्ट में बता दी गई है। एक तो है व्यय विधि, एक उत्पादन विधि और एक आय विधि। व्यय विधि जो कि परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर व्यावसायिक फर्मों के को व्यय किया जाता है वही क्या होता है, व्यय विधि। और एक वर्ष में फर्मों द्वारा जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उसका मूल्य कहलाता है उत्पादन विधि। और इसके बाद जो परिवारों की ने जो अपनी सेवाएं दी है, अपने जो उत्पादन के साधन दिए हैं उसके बदले में उनको जो आय प्राप्त होती है उसे ही हम कहते हैं आय विधि। ठीक है, तो इन तीनों के द्वारा हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त यदि हम देखते हैं कि उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों के द्वारा जो गणना की जाती है उसका योग हमेशा समान आएगा, तभी तो तीनों विधि क्या है, एक जैसी हुई ना। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि किसी समय विशेष में परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक व्यय करने का निर्णय लिया जाता है तो फर्म इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए अधिक उत्पादन करेगी, जिससे फर्म को उत्पादन के साधनों की अधिक आवश्यकता होगी, उनको अधिक पारिश्रमिक देगी या अतिरिक्त आय उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बराबर होना चाहिए। अब देखो, हमने तो यहाँ पर कह दिया कि परिवारों के द्वारा क्या दिया जाता है, उत्पादन के साधन दिए जाते हैं जिससे फर्में वस्तुओं और सेवाओं की क्या करती है, उत्पादन करती है और फिर परिवार उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग कर लेती है। अब यहाँ पर क्या है कि यदि मान लो किसी समय विशेष में परिवारों ने क्या किया, उन्हें वस्तुओं और सेवाएं जो फर्म द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं उनसे उनको सेटिस्फाई नहीं हुए, उन्होंने और अतिरिक्त मांग की। ठीक है, परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मांग करने का निर्णय लिया गया, अधिक उस पर व्यय करने का उनके द्वारा निर्णय लिया गया, तो फर्म क्या करेगी, इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए उत्पादन करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि फर्म तो लाभ कमाना चाहती है। तो इस अतिरिक्त मांग के लिए फर्म क्या करेगी, और अधिक उत्पादन के साधनों को क्या करेगी, काम पे लगाएगी और अधिक उत्पादन करेगी, और अधिक उत्पादन के साधनों को लगाएगी तो जो परिवार है उनको और अधिक आय प्राप्त होगी। आ रहा है बच्चों समझ में, और अधिक आय प्राप्त होगी तो वो और अधिक मांग करेंगे। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर यही है कि वो और अधिक उत्पादन करेगी फर्में उनकी मांग को पूरा करने के लिए, जिससे फर्म को उत्पादन के साधनों को क्या होगा, अधिक पारिश्रमिक देना होगा और ये अतिरिक्त आय उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की क्या होनी चाहिए, मूल्य के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आय है जो एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र के व्यय के बराबर है, तो ये जो आय जो वो दे रहे हैं वो उस वस्तुओं और सेवाओं जो उन्होंने अतिरिक्त मांग की उसके मूल्य के बराबर होनी चाहिए, तभी तो आय और व्यय क्या होगा, बराबर हो पाएगा। अतः परिवार को प्राप्ति है अतिरिक्त आय से अतिरिक्त व्यय की भरपाई होगी,
जो अतिरिक्त आय प्राप्त होगी उन्होंने प्राप्त की है अतिरिक्त आय उत्पादन के साधनों को देकर, तो उस आय से वो जो अतिरिक्त व्यय कर रहे हैं वो उसकी भरपाई हो पाएगी, क्योंकि वो अपने आय से ज़्यादा व्यय तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आय बराबर क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। अतः अधिक व्यय का निर्णय क्या होगा, आय को भी बढ़ाएगा। यदि वो क्या करना चाहते हैं, अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अधिक व्यय का निर्णय लेंगे, जिससे उनकी आय भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप में यहाँ पर हम कनेक्टिविटी देख रही हैं घरेलू क्षेत्र में और उत्पादन क्षेत्र में, कि किस प्रकार से एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र की व्यय बनती है। यदि व्यय बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो किस प्रकार से आय भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके आगे है, यह मॉडल सरलीकृत अर्थव्यवस्था का मॉडल है जो वास्तविक अर्थव्यवस्था के विस्तार का वर्णन नहीं करता, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि परिवार बचत नहीं करते, सरकार नहीं होती, व अन्य देशों से व्यापार नहीं होता। अब हमने ये पूरा मॉडल पढ़ लिया घरेलू क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र के बीच में, या कहें परिवार क्षेत्र या व्यावसायिक फर्म क्षेत्र के बीच में। हमने यहाँ पर बात कर ली कि किस प्रकार से एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र की व्यय होती है। लेकिन यह जो अर्थव्यवस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक सरलीकृत अर्थव्यवस्था है। यदि हम वास्तविक जीवन में देखें तो ये मॉडल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये माना गया है कि सरकारी क्षेत्र नहीं होता, विदेशी क्षेत्र नहीं होता, परिवार के द्वारा बचत नहीं की जाती है। इस तरीके से यहाँ मान्यताएं मान ली गई है, जो कि वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। यह मॉडल केवल आपको ये समझाने के लिए है कि आय किस प्रकार से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में घूमती रहती है। यदि मानो परिवार द्वारा बचत कर ली जाती है, यदि परिवार बचत कर लेगी तो वो क्या होगा, इतना व्यय नहीं कर पाएगी, इतना व्यय नहीं कर पाएगी तो वो वस्तु और सेवाओं का इतना उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये मॉडल सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र होता है तो सरकार क्या करती है, कर लगाती है, अनुदान देती है, तो इस प्रकार से आय का एक अंश किसके पास चला जाएगा, सरकार के पास। इसी प्रकार से यदि विदेशी क्षेत्र होता है तो आयात और निर्यात के द्वारा आय का अंश उनके पास भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये मॉडल तब सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से ये वास्तविक जीवन में ये मॉडल संभव नहीं है। यहाँ पर केवल आपको घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के बीच में किस प्रकार से आय का प्रवाह होता है यह समझाया गया है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसी तरीके से इसका आंसर लिखना है जैसे आपको बताया गया है, और आपको ये मॉडल का पूरा डायग्राम समझना है। जो चीज़ें आपको एस्पेक्ट्स बताए गए हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसी के साथ आपका यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अभी हमने बात की ना कि उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये सब राष्ट्रीय आय को गणना करने की क्या है, विधियां हैं, जिसके बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।